अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ENG 101 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड शॉर्ट लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 2 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो लेक्चर नंबर 2 में क्या है, प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात हो रही है कि वर्ड्स को किस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं और हर एक वर्ड जो है वो मुख्तलिफ तरीके से होता है इंग्लिश के अंदर और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी उसी मुताबिक ही होती है। अब कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं तो वो आपको पता होंगे ऑलरेडी, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी या फिर आपको पता होनी चाहिए मैं आपके साथ वही शेयर करूंगा। तो अब ये जो कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं ये भी आपको सिंपल सी बात पता होगी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CH किसकी आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, कोरस। हम इसको क्या बोलते हैं, कोरस बोलते हैं, सही है, कोरस। ये कोर्स वाला कोरस नहीं है जिसको आप कोरस बोलते हो, वो कोर्स ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको चौरस नहीं बोलेंगे। हालांकि CH किसकी आवाज़ जनरेट करेगा, CH चे की आवाज़, यानी चे की आवाज़ होगी तो चौरस होना चाहिए, लेकिन ये चौरस नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, कोरस पढ़ा जाएगा। तो ये साउंड क्या प्रोड्यूस करेगी, CH, तो ये के की साउंड प्रोड्यूस करेगी। इसी तरह चर्च है ना, ये चर्च, CH किसकी आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, चे, चे, चर्च। तो इस तरह की इंग्लिश के वर्ड्स हैं मुख्तलिफ। इसी तरह राशन हो गया तो ये क्या है, राटन होना चाहिए ना, टी है ना हमारे पास, टन होना चाहिए। लेकिन क्या होता है इंग्लिश के अंदर, इसको हम किसकी आवाज़ यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, शन की होगी। तो आपने ये बचपन से चीज़ें पढ़ी होंगी कि राशन हो गया, ये हो गया। राशन में तो वैसे भी पाकिस्तान के अंदर हर वक्त बढ़ रहा होता है क्योंकि हालात आपको पता है। तो राशन, सही है, राशन आपने सुना होगा राशन। हालांकि क्या लिखा है, राटन होना चाहिए, टी की आवाज़ आनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश में जब इसको पढ़ेंगे क्या प्रोनाउंसिएशन होगी, राशन। तो टी किसकी आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, शन, SH की प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह मशीन है तो ये मचीन होना चाहिए ना, CH की जगह क्या होना चाहिए, चे की आवाज़ आनी चाहिए, मचीन, मचीन होना चाहिए। लेकिन ये मचीन नहीं होता, इसको हम क्या बोलेंगे, मशीन बोलेंगे। तो CH किसकी आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, SH का जो साउंड प्रोड्यूस करेगा, हमने उसको उस तरह पढ़ना है। तो ये प्रोनाउंसिएशन कहलाती है। सिंपल सी चीज़ है, क्लियर हो गई। तो इसको मैंने समझाना नहीं था लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया क्योंकि इसमें कोई खास लिखी हुई चीज़ें नहीं है। वो वर्ड जो कि प्रोनाउंस लिखे हुए कुछ और हो और उसको प्रोनाउंस हम किसी और तरीके से करें तो ये प्रोनाउंसिएशन के अंदर चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, अब हम एक MCQ के लिए आपके पास कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर। द फिनोमिक सिंबल्स आर गिवन इन स्लैश ब्रैकेट। तो आपसे MCQ के अंदर पूछा जा सकता है कि भाई फिनोमिक सिंबल्स जो होते हैं उनको हम डिक्शनरी के अंदर कैसे लिखते हैं या फिर किस तरह से वो डिक्शनरी के अंदर गिवन होते हैं। तो आपको एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि भाई जो फिनोमिक सिंबल्स होते हैं वो हमारे पास स्लैश ब्रैकेट्स के अंदर डिक्शनरी के अंदर गिवन होते हैं। और वो स्लैश किसे बोलते हैं, ये जो स्लैश है यानी दो स्लैशेस के दरमियान कोई भी चीज़ लिखी होगी डिक्शनरी के अंदर उसे हम क्या बोलेंगे, फिनोमिक सिंबल बोलेंगे। दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, यानी दो स्लैशेस के दरमियान या फिर स्लैश के दरमियान जब हम कोई भी वर्ड लिखते हैं डिक्शनरी के अंदर उसका मतलब क्या होता है। तो हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, फिनोमिक सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिनोमिक सिंबल कहाँ पे गिवन होता है, स्लैश ब्रैकेट्स के दरमियान में। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई शॉर्ट वोवल कितने हैं, लॉन्ग वोवल कितने हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट को एंड तक यही चीज़ क्लियर नहीं हो रही होती कि शॉर्ट वोवल कितने हैं, लॉन्ग वोवल कितने हैं। हैंडआउट्स को फॉलो करो, इस लेक्चर सीरीज़ को आपने लाजमी फॉलो करना है, तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शॉर्ट वोवल्स कितने होते हैं, तो 7 शॉर्ट वोवल्स होते हैं, यहाँ से आपने पॉइंट माइंड में बिठा लेना है। और लॉन्ग वोवल्स 5 होते हैं। तो शॉर्ट वोवल्स 7 है, लॉन्ग वोवल्स 5 है, याद रख लेना। इसके अलावा भी कुछ वोवल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो वोवल्स कहलाते हैं डिप्थोंग। और ये डिप्थोंग भी एक वोवल की फॉर्म है। तो वी हैव 8 डिप्थोंग वोवल। तो हमारे पास 8 डिप्थोंग वोवल्स हैं। पहले तो हमने देखा शॉर्ट और लॉन्ग। तो शॉर्ट कितने थे, शॉर्ट थे 7, लॉन्ग थे 5। तो 5 लॉन्ग वोवल है, 7 शॉर्ट वोवल है। इसी तरह डिप्थोंग वोवल कितने हैं, 8 डिप्थोंग वोवल है। ये वो साउंड्स होती हैं हमारे पास जो कि प्रोड्यूस होती हैं। ये कब प्रोड्यूस होती है, बाय कंबाइनिंग 2 वोवल साउंड। तो आपसे ब्लैंक में पूछा जा सकता है या फिर डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि भाई बताओ डिप्थोंग वोवल क्या होते हैं या फिर कितने डिप्थोंग वोवल होते हैं। तो आप बोलोगे भाई हमारे पास 8 डिप्थोंग वोवल होते हैं। और डिप्थोंग वोवल वो वोवल होते हैं जो कि हमारे पास, या वो साउंड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं जब हम कोई भी 2 वोवल साउंड को आपस में कंबाइन करेंगे। तो ऐसी सूरत में जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्थोंग वोवल बोलेंगे। और ये कितने होते हैं, टोटल 8 डिप्थोंग वोवल होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एक बात की गई है कि देयर आर टोटल 20 वोवल फिनोम्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास टोटल वोवल फिनोम्स कितने हो जाएंगे, तो आपने इन तीनों वोवल्स को जो है आपस में ऐड कर देना है। 5, 7 और 8 को जब आप ऐड करोगे यानी 7 शॉर्ट थे, 5 लॉन्ग थे और 8 डिप्थोंग वोवल थे हमारे पास। तो इनको जब हमने ऐड कर दिया तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो वोवल होंगे टोटल कितने हो जाएंगे, 20। आप इनको ऐड भी कर सकते हो। तो टोटल आपसे पूछा जाए कि भाई कितने वोवल फिनोम है इंग्लिश के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कितने हैं, टोटल 20 है। 7 शॉर्ट हो गए, 5 लॉन्ग हो गए, 8 डिप्थोंग वोवल हो गए। और डिप्थोंग वोवल कौन से होते हैं भाई, वो साउंड जो कि हमारे पास प्रोड्यूस होती है जब कोई भी 2 वोवल साउंड आपस में कंबाइन हो।
नेक्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में या फिर फिनोम्स के बारे में बात हो रही है कि भाई इंग्लिश के अंदर हमारे पास टोटल 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो यहाँ से एक चीज आपने क्लियर याद रख लेनी कि भाई इंग्लिश के अंदर कितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। और ये कौन से साउंड होते हैं, आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर आपसे एज एमसीक्यू के अंदर ही ज्यादातर ये चीजें पूछी जाएंगी कि भाई वो साउंड यानी जो कि प्रोड्यूस होते हैं कंप्लीट और पार्शियल स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ, यानी वो साउंड जो कि हमारे पास सांस को रोक के या फिर थोड़ा रोक के जो है वो प्रोड्यूस हो वो साउंड, तो उनको हम कौन से साउंड बोलेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड बोलेंगे। और ये इंग्लिश के अंदर कितने साउंड है, टोटल 24 साउंड है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का मतलब होता है यानी वो एक्स्ट्रा फोर्स। अब स्ट्रेस फिजिक्स के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, उसका अलग मतलब होगा, लेकिन इंग्लिश के अंदर ये जो स्ट्रेस होता है ये आपके माउथ के ऊपर जो चीजें आप बोल रहे हो, प्रोनाउंस कर रहे हो, वहां पर जो स्ट्रेस की बात होगी वो स्ट्रेस के अंदर आएगी। तो अब स्ट्रेस को देखते हैं कि भाई स्ट्रेस फिजिक्स के अंदर तो हमारे पास अलग होती है, लेकिन यहाँ पर भी उसी का काम है, सेम सिमिलर चीज है, बस स्ट्रेस अप्लाई कहाँ पे होगी, जब वर्ड्स हम प्रोनाउंस करेंगे या फिर स्पीक करेंगे, बोलेंगे, तो वहां पर जो स्ट्रेस लगेगी वो हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर, तो वो हमारे पास स्ट्रेस कहलाती है। और स्ट्रेस वो एक्स्ट्रा फोर्स होती है जो कि प्रोनाउंस और स्पीकिंग के वक्त आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हो कि भाई स्ट्रेस वो एक्स्ट्रा फोर्स होती है जो कि हम प्रोनाउंस करते वक्त और स्पीकिंग करते वक्त किसी भी वर्ड के ऊपर लगाते हैं। और डिक्शनरी के अंदर आपसे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है कि भाई बताओ डिक्शनरी के अंदर हमारे पास स्ट्रेस को हम किस तरह से इंडिकेट करते हैं, यानी किस तरह से डिक्शनरी हमें बताएगी जब हम डिक्शनरी खोल के देखेंगे कि भाई यहाँ पर इस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस लगेगा। तो हमारे पास डिक्शनरी हमें ये बताती है कि भाई अ डिक्शनरी विल इंडिकेट स्ट्रेस बाय अ टाइनी मार्क ऑन द टॉप ऑफ अ वर्ड लाइक दिस। तो जब भी आप डिक्शनरी खोल के देखोगे तो स्ट्रेस वहां पर आपको ऐसा ही पता चलेगा कि स्ट्रेस यहाँ पर है या नहीं है। तो जब आप डिक्शनरी के अंदर खोलोगे तो आपके पास जो भी वर्ड होगा उसके ऊपर टाइनी मार्क अगर मौजूद है, यानी इस तरह का ऊपर, यानी डैश अगर मौजूद है, कॉमा मौजूद है, डैश मौजूद है, टाइनी मार्क यानी हल्का मार्क मौजूद है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस को वो शो करवा रहा है कि यानी यहाँ पर स्ट्रेस होगा। तो ये चीज आपने क्लियर रख देनी। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई डिक्शनरी के अंदर स्ट्रेस को हम किस तरह से शो करते हैं, तो हम टाइनी मार्क से शो करते हैं, यानी उस वर्ड के ऊपर एक टाइनी मार्क होगा, इसका मतलब है यहाँ पर स्ट्रेस लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, इनको मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये जो पैराग्राफ्स है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है या फिर आप जो है वो मजीद इंग्लिश को एज अ मतलब लेवल नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हो, यानी नंबर्स से हट कर जो ये चीजें करना चाह रहे हो, तो आपने क्या कर लेना है, इनको पढ़ते रहना है। इनको आप पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, जितनी ज्यादा रीडिंग होगी उतनी ज्यादा आपकी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी और आप जो है इंग्लिश के अंदर मजीद से मजीद जो है वो इंप्रूव अपनी इंग्लिश कर सकते हो। बस पढ़ने का यही फायदा है। और बाकी आपके पैराग्राफ्स जो लॉन्ग के अंदर आते हैं, जहां से आपसे पूछा जाता है कि भाई इसका मेन टॉपिक बताओ, मेन आइडिया बताओ, तो वो चीजें जो है वो आपकी ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएंगी कि भाई पैराग्राफ के अंदर जो मेन टॉपिक है वो मैं कैसे निकालूं, मेन आइडिया कैसे निकालूं, सपोर्टिव आइडिया कैसे निकालना है, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर होती जाएंगी। अब मेन टॉपिक क्या होता है, तो वो हमारे पास ये होता है कि भाई इस पैराग्राफ का जो मेन टॉपिक है उसको मैं क्या नाम दूं, जैसे कोई बुक है तो उसको मैं क्या नाम दूं। तो ये जो चीजें होंगी वो आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर होती जाएंगी कि इसमें मेन किसके बारे में बात हो रही है। तो ये चीज जब आप पढ़ोगे, पढ़ते रहोगे, तो खुद ब खुद ही चीजें क्लियर होंगी। अब इससे रिलेटेड कोई एक पैराग्राफ आपसे उठा के दे देंगे, अब वो जरूरी नहीं है कि यही उठ के आ जाएगा, और इतने लंबे पैराग्राफ आपको देते भी नहीं है। ये इतना लंबा पैराग्राफ नहीं है, इससे 4 क्वेश्चन आपके अलग अलग लॉन्ग के बन सकते हैं। तो ये अपने चीजों को देखते जाना है, पढ़ते जाना है, रीडिंग इंप्रूव होगी, जिसके पास टाइम है वो पढ़ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है पढ़ना। यहाँ तक था लेसन नंबर 2। अब लेसन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है लेसन नंबर 3, रीडिंग फॉर मेन आइडिया। इसको लेक्चर नंबर 3 के अंदर कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 2 यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।